Hello, good morning, students. How are you? I hope you are all fine. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो समीकरण तो आप सभी समझते ही होंगे। तो समीकरण जो है वह जब बीजीय व्यंजक के राइट साइड में हम लोग शून्य लगा देते हैं तो क्या होता है, समीकरण बन जाता है। या जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सरल शब्दों में, कि जब इक्वल के दोनों तरफ व्यंजक लिखा गया हो समान चर वाला तो वह क्या है, समीकरण होता है। जैसे 2x + 3 = 0 लिखा तो यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो इसके राइट साइड में क्या है, इक्वल है, तो यह क्या हो गया, समीकरण। यानी कि इक्वल के दोनों साइड में व्यंजक लिखा होना चाहिए या अंक। जैसे और लेते हैं 25y + 4 = 2y = 3। तो यह भी क्या है, एक समीकरण है। तो यह क्या है, एक चरों में समीकरण है। तो यहाँ जो पढ़ेंगे एक ही चर कहने का अर्थ, जैसे ये समीकरण है तो इसमें एक ही चर कौन उपस्थित है, x है। अब ये समीकरण है, इसमें एक ही चर कौन है, y है। तो जिसमें केवल ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो वह एक चर वाला समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि जिसमें 2 चर रहेंगे। जैसे 2x + 3y = 0, तो ये है एक समीकरण 2 चर वाला। तो यहाँ 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और ठीक उसी तरीके से 5y + 2z = 0, तो इधर 0 के अलावा दूसरा भी रह सकता है। जैसे 5y + 2z = 3y + z, या z के जगह कोई भी संख्या भी हो सकता है। तो यह है समीकरण 2 चरों वाला समीकरण। तो ये समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। रीमा ने सलमा से पूछा, किसी खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में तथा 1/3 भाग लाल रंग में तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग में रंगा है, खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रीमा किससे पूछ रही है, सलमा से पूछा कि एक खंभे के चौथाई, यानी कि एक खंभा जितना भी ऊंचाई क्या है उसका चौथाई भाग किसमें, नीला रंग में, और तिहाई भाग किसमें, लाल रंग में, तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग में रंगा हुआ है, खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहे। तो आइए देखते हैं। तो सलमान ने कहा, पिछली कक्षा में हमने एक चर के रैखिक समीकरण सीखा है। तो एक चर का रैखिक समीकरण, तो इस तरह इस परिस्थिति में एक चर अज्ञात का मान ज्ञात करने के लिए एक चर का समीकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके चर या अज्ञात का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसमें क्या कर लिया जाता है, एक अज्ञात चर माना जाता है, उसके बाद में समीकरण बना लिया जाता है, फिर हल कर दिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो आगे आइए देखते हैं। यदि खंभे की कुल लंबाई, तो खंभे की कुल लंबाई नहीं पता है तो हम लोग एक चर में अज्ञात मान रहे हैं, किसमें, x में। तो खंभे की लंबाई को क्या ले रहे हैं, कुल लंबाई x मीटर मान ले रहे हैं। तब खंभे के नीले भाग की लंबाई, तो नीले भाग की लंबाई कितना था, खंभा जितना लंबाई है था उसका कितना, चौथाई कौन है, नीले रंग का। तो ये खंभा का कुल लंबाई क्या मान लिए हैं, x मीटर मान लिए हैं। तो इसका चौथाई करना है, और चौथाई करेंगे तो जो भाग आएगा वह किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला था यहाँ 1/4 किसमें, नीले रंग में है। तो नीले रंग x/4 मीटर कर दिए, इसका चौथाई यानी कि 4 से भाग करेंगे तब चौथाई निकलेगा। तो ये कुल लंबाई x माने है तो इसका चौथाई कर दिया, यानी कि x/4 मीटर क्या होगा, नीले रंग का। फिर आगे बोला था खंभे का
एक तिहाई, यानी कि जितना भी खंभे है उसका एक तिहाई। तो खंभा कितना है, एक्स है, तो इसका एक तिहाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से। तो कुल लंबाई एक्स था तो इसका तिहाई करेंगे तो x/3 मीटर ये हो जाएगा। फिर खंभे का काला भाग दिया था 10 मीटर, ये हो गया। तो कुल खंभे की लंबाई कितना था, x मीटर था। अब उस खंभे से हम लोग नीला भाग निकाल लिए हैं x/4, लाल भाग निकाल लिए हैं, यानी कि लाल कितना है वह निकल गया है x/3 मीटर, और कुल जो काला भाग जो है वह 10 मीटर है। तो कुल लंबाई तो x है, कुल लंबाई ज्ञात करने क्या होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई निकलेगा, और वह किसके बराबर होगा, इस x के बराबर होगा। तो अतः खंभे की कुल लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीले भाग की लंबाई प्लस लाल भाग की लंबाई प्लस काले भाग की लंबाई, ये होगा। तो कुल भाग कितना था x, ये इसके जगह x रख दिए। नीले भाग की लंबाई यहाँ पर पता है x/4 या ज्ञात रूप में ज्ञात किए हैं। फिर लाल भाग की x/3 और काले भाग की लंबाई +10, ये हो गया। अब x इज इक्वल टू, अब इसको सरल करेंगे तो इस 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है, एलसीएम। तो यहाँ पर 4, 3 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 12 आ गया। अब सरल के लिए ये एलसीएम आता है, जब भिन्नों का प्लस या माइनस करना रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो इसका एलसीएम निकाले 4, 3 और 1 का, तो 12 आया। अब इस 12 को यानी कि लासा को प्रत्येक भिन्न, ये क्या है, एक भिन्न के रूप में आया है, तो ये अंश है, ये हर है, तो इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 12 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई इस x से तो कितना हो गया, 3x हो गया। प्लस था तो प्लस लगाया, ठीक वैसे यहाँ इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। 3 4 जो 12, तो 4 का मल्टीप्लाई x से तो कितना हो गया, 4x प्लस इस 10 से, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 12 भी आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इस 10 से हो जाएगा। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इन सब को प्लस कर दिए, और ये 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x, और ये 120 को 120, और ये जो है यहाँ 3 गुणा हो गया तो 12x हो गया। अब x वाले पद को एक तरफ, यानी कि ये जो 7 होगा इक्वल के राइट से लेफ्ट आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1, ये इधर आएगा -12 माइनस 7x, सॉरी 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 120। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। इसको हम लोग को x चाहिए, अगर x पता हो जाएगा तो खंभे की कुल लंबाई, और वही हम लोग को ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा 120/5, तो x इज इक्वल टू 24 मीटर। तो अतः खंभे की कुल लंबाई 24 मीटर होगा। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो इसी तरीके से अज्ञात मान लेना है पहले, फिर समीकरण बना लेना है, उसके बाद में उस अज्ञात का जो है यानी कि चर का मान ज्ञात कर लेना है, तो ज्ञात हो जाएगा फिर। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे और एक एग्जाम्पल नंबर 1। तो सलमा, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है। हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, यानी कि यहाँ सलमा पूछ रही है मेरे अंक, सलमा कह रही है मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, किसका, सलमा का, किससे, किसी दूसरे से, और दोनों के अंकों का योग, और दोनों का अंक को प्लस करें तो कितना आता है, 14 आता है। तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, तो ये पता करना है। तो रीमा माना मेरे अंक, यानी कि रीमा के अंक को कितना मान लिए हैं, x मान रहे हैं, और क्या हो जाएगा, तो सलमा का कितना होगा, जितना भी रीमा का है उससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, किसका, सलमा का। तो क्या हो जाएगा, रीमा का x है तो सलमा का कितना हो गया, x+2 अधिक है बोला है तो प्लस कर देंगे। और क्या बोला है, दोनों के अंकों का योग, दोनों का अंकों का योग कितना था, 14, तो दोनों का अंक पता हो गया। रीमा का x माने हैं तो सलमा का x+2 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 के बराबर, क्योंकि दोनों का योग दिया था तो ये दोनों का अंक अज्ञात रूप में पता है, और दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। तो ये हो जाएगा। तो इसलिए x+2 इज इक्वल टू 14। अब x + x 2x,
ये 2 का 2 है इक्वल, और ये 14। अब यहाँ से पहले जो है जिसमें चर नहीं रहता है उसको पक्षांतर करते हैं, तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 14 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ 2x का 2x, तो अब माइनस कर दे, ये तो वैसे ही आ गया यहाँ 14 में 2 तो 12, फिर यहाँ गुणा के रूप में है यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में है 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x किसका माने थे, रीमा का यानी कि मेरे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे अंक 6 और तुम्हारे अंक यानी कि सलमा के, तो सलमा का कितना होगा, यदि रीमा का 6 है तो सलमा का 2 अधिक था तो 8 होगा। तो ऐसे ही उन्होंने कई सवाल किए और यहाँ हल कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज है, इसके तीनों अंतःकोणों का माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण ए का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, x + 40, और c का मान है x + 20। तो तीनों का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। चूँकि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 120 डिग्री होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण बी और कोण से तीनों को प्लस करके किसके इक्वल लिखेंगे, 120 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, x ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। ए बी सी का मान पता है अज्ञात के रूप में यानी कि चर के रूप में, तो उसका हम लोग को एग्जैक्ट मान निकालना है कि x का मान क्या होगा यहाँ, अब x + 40 करेंगे तो कितना होगा। तो अगर x निकल जाएगा तो ये दोनों भी पता चल जाएगा। तो a का वैल्यू x यहाँ से रख दिए, फिर b का वैल्यू कितना है, x + 40 डिग्री, और c का वैल्यू है x + 20, तो यहाँ से रख देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो x और ये x और ये x 3 बार x है तो 3x हो जाएगा। 40 + 20 60 हो गया, 180 का 180। अब इस 60 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 180 - 60 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 120। तो x = 120/3, तो x = 40। ये हो गया, x का मान निकल गया। तो x का मान निकला अर्थात किसका मान निकल गया, a का। ये हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप निम्नलिखित है। तो ये दिया था कोण ए का मान x था तो x का मान पता हो गया 40 डिग्री, तो a का मान कितना हो गया 40 डिग्री, और b का मान कितना था x + 20, तो x का मान पता है तो यहाँ रख देंगे, 40 + 20 = 60। ये हो गया, यानी कि b का मान, कोण b का मान 60 डिग्री और c का मान x + 40 = 40 + 40 तो = 80। तो इस तरीके से तीनों कोण का मान पता हो गया, a का मान 40, b का मान 60 और c का मान 80। तो इस तरीके से बनाना है समीकरण, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है करके देखें। तो करके देखें जिसमें एक थैले में 50 सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये हैं। थैले में कितने रुपए हैं, 30 रुपये हैं, और एक थैले में 50 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। इन सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, और थैले में कितने रुपए हैं, 30 रुपये हैं, लेकिन कितने के एक एक सिक्का है, 50 पैसे के एक एक सिक्के हैं, और पूरे को प्लस करेंगे तो कितना है, 30 रुपये है। तो कुल जो है कितना सिक्का है ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क में है। और क्वेश्चन 2 है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण का माप 60 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो कितना दे दिया, समकोण बोला है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 होता ही है, और दूसरे का मान दिया है 60, तो तीसरे का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, दो कोण पता है तो त्रिभुज का तीसरा निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगाएंगे जैसे अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल में पढ़े हैं। तो ये भी बनाएंगे होमवर्क में। और तीसरा क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनी है, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो ये करके देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, बनाएंगे। तो आगे देखते हैं समीकरण बनाना। सलमा और रीमा ने कुछ ऐसे सवाल पर भी चर्चा की। मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। क्या बोल रहा है? मेरे, सलमा और रीमा के बीच कुछ ऐसे सवाल हुए। तो मेरे बैग में, यानी कि सलमा बोल रहे हैं मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, यानी कि 50 पैसे और 1 रुपए के बैग में कुल कितने सिक्के हैं? पहले 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे यानी कि 50 पैसे और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो ये है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। तो 2 अलग अलग प्रकार के हैं, एक 50 पैसे के और 1 रुपए के हैं। और कुल यदि दोनों प्रकार के सिक्कों को मिला है तो 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पता करना है। तो अलग अलग हमें दोनों ही पता नहीं है, अतः दोनों की संख्या अज्ञात द्वारा दर्शाना होगा। दोनों की संख्या क्या अज्ञात द्वारा दर्शाना होगा। तो यह केवल समीकरण बनाना है हम लोगों को। तो अतः हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अज्ञात के रूप में क्या मान लिए? x मान लिए। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को अज्ञात के रूप में क्या मान लिए? y मान लिए। अब दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है? 100 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? x। और 1 रुपए के कितने सिक्के माने हैं? y। तो दोनों के 100 तो कुल है। तो इन दोनों को क्या कर देना? प्लस कर देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बैग में सिक्कों की संख्या कितना है? 100। यानी कि क्या हो जाएगा? 50 पैसे और 1 रुपए के दोनों सिक्कों को प्लस करेंगे तो किसके भी इक्वल होगा? 100 के इक्वल, यानी कि 100 के। तो क्या हो जाएगा? x + y = 100। तो ये हो गया। लेकिन हम अभी यह नहीं बता सकते कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखें जिसमें समीकरण तो बनता है लेकिन उसके हल का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ समीकरण तो बन गया लेकिन इसका हल का पता नहीं चल पाएगा। तो आइए और देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या दिया है 180। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है? समीकरण बनाना है। क्या बोल रहा है? कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या दिया है 180। तो समीकरण बनाना है। तो हिरण में पैरों की संख्या अलग होता है और सारस क्या है? एक पक्षी है। और जबकि हिरण जो है 4 पैर वाला जानवर है। तो हिरण में 4 पैर होगा और पक्षी में कितना? 2 पैर होते हैं एक एक में। तो यहाँ पर हिरण और पक्षी दोनों के पैरों की कुल संख्या 180 है। तो समीकरण बनाना है। तो मान लिए हिरणों की संख्या कितना है? x माने हैं। कुछ हिरण था तो हिरण तो पता नहीं है कितना है, तो हम लोग क्या मान लिए? हिरणों की संख्या को x मान लिए। और सारस का भी पक्षियों की संख्या पता नहीं है तो पक्षियों की संख्या को y मान लिए। चूँकि एक हिरण में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हिरण की कुल संख्या 4 है। यदि हिरण की संख्या x है और एक के हिरण में 4 पैर होते हैं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे कुल हिरण जितना है उसमें। तो हिरणों के पैरों की कुल संख्या 4x हो जाएगा। और चूंकि एक सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं तो अतः सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो कथन के अनुसार हिरणों की पैरों की संख्या प्लस सारस पक्षी के पैरों की संख्या = 180 ये दिया था, अर्थात 4x + 2y = 180। तो इस तरीके से समीकरण बनाना है। तो बना के देख लेंगे और अच्छे से आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे। तो यानी कि समझ में आ गया होगा ये। तो एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है उदाहरण नंबर 4। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। तो इसको समीकरण बनाना है। तो ये आप लोग बना के देखेंगे और बाकी इसमें का भी बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे युगपत समीकरण। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ऊपर के उदाहरण में हमने परिस्थितियों से समीकरण तो बना लिए लेकिन उनके हल नहीं बता पाए। अब हम निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपये बांटे। क्या
हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले। यदि सौरभ को, यहाँ पर बोला गया है एक पिता ने अपने दो पुत्रों को सौरभ और संतोष को 8 रुपए बांटे, क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर हम लोग तो बता नहीं सकते कि किसको कितना रुपए मिला है, तो उसको समीकरण के रूप में पहले बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सौरभ को x व संतोष को y रुपए मिले हों, तो मान लिए हैं सौरभ को x रुपए और संतोष को y रुपए हो, तब इसका समीकरण निम्नलिखित होगा। तो सौरभ को x और संतोष को y, तो दोनों मिलाकर कुल कितना रुपए, 8 रुपए था। तो समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस y, दोनों के रुपए को जोड़ेंगे तो 8 रुपए के इक्वल होगा। तो ये हो गया। तो इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब सौरभ को 1 रुपए तब संतोष को 7 रुपए मिले। तो यहाँ से इस समीकरण के अनुसार से कह सकते हैं कि यदि सौरभ को 1 रुपए मिलेंगे तो संतोष को कितना, 7, तभी 8 होगा दोनों को मिलाकर। अब जब सौरभ को 2 रुपए तब संतोष को कितना, 6 रुपए। इसी प्रकार आगे भी सोच कर बता सकते हैं आप लोग। जब सौरभ को 7 रुपए तो संतोष को कितना, 1 ही रुपये मिलेगा। तो सौरभ व संतोष का 8 रुपये बांटने के संभव तरीके नीचे दिए गए हैं। तो आइए क्या क्या तरीके दिए हैं कि 8 रुपये को कैसे बांट सकते हैं इन दोनों के बीच, यानी कि सौरभ और संतोष के बीच। तो यहाँ पर जैसे सौरभ को 1 रुपये देते हैं तो संतोष को 7 मिलेगा, और सौरभ को 2 देते हैं तो संतोष को 6, अगर 3 रुपये देते हैं तो 5 बचेगा संतोष के पास, और सौरभ को 4 रुपये देते हैं तो संतोष के पास भी 4 होगा, यानी कि बराबर बराबर। और सौरभ को 5 देते हैं तो संतोष के पास 3, और सौरभ को 6 देते हैं 6 तो संतोष के पास 2, और सौरभ को 7 देते हैं तो संतोष के पास 1 रुपये। तो इस तरीके से बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि किसको कितना रुपए मिला है। तो इसके लिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह बता नहीं पाए कि वास्तव में सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले। लेकिन अब यदि हमें पता हो कि पिता ने सौरभ और संतोष के 3 गुने रुपए दिए हों तो इसे निम्नलिखित रूप में, यानी कि वहाँ से पता नहीं चल पाएगा। और यहाँ आगे यदि इस तरीके से बांटा जाएगा कि सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए गए हैं, यानी कि सौरभ को कितना, संतोष के 3 गुने। तो संतोष का y था तो इसका 3 गुने किसको मिला है, सौरभ को। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग बता सकते हैं किसको कितना रुपए मिलेगा। तो समीकरण 1 से जो x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, वहाँ से में x का मान कितना, 3y रखने पर हम एक चर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण उसमें रख दिए, x का मान कितना, 3y, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8/4, तो y इज इक्वल टू 2। अब y का मान समीकरण 2 यानी कि इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके जगह पर 2 रख दिए तो ये 6 हो गया, x का 6, यानी कि संतोष को 2 रुपये और सौरभ को संतोष का 3 गुना अर्थात कितना, 6 रुपये मिले। तो इसी प्रकार उदाहरण 3 में हिरणों एवं सारस के पक्षियों के पैरों की संख्या 180 होने पर हमारा समीकरण इस तरीके से बना था। ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 180। अब हिरण के आँखों की संख्या प्लस सारस के आँखों की संख्या इक्वल टू कितना होगा, 120। तो आँखों की संख्या दोनों का कितना, 120 है। तो आँख तो दोनों में बराबर होता है। हिरण की संख्या x माने थे तो आँखों की संख्या कितना होगा, प्रत्येक हिरण में 2 होता है तो कुल x हिरण है तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x होगा प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो ये समीकरण 2 यानी कि आँखों की संख्या के लिए तो ये 2 समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 30 आएगा। अब x का वैल्यू 30 किसी भी समीकरण में रख देंगे, यानी कि इसमें समीकरण हल करना तो आ जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ से हम लोग 2y का वैल्यू इसमें रखे हैं यहाँ पर इसमें, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2x 180। अब यहाँ से माइनस कर दिए, 4x में 2x तो 2x, इसको इधर लेना है पक्षांतर तो 60 आया, तो x इज इक्वल टू 60/2 यानी कि x का मान 30 मिला। x अर्थात हिरणों की संख्या कितना है, 30, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे इसमें यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व कर देंगे तो ये y का मान 30, तो अर्थात पक्षियों की संख्या भी 30। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं।
तो उपरोक्त उदाहरण से हमने देखा कि परिस्थितियों को लेकर दो चर का जब एक ही समीकरण बनता है तो हम प्रश्न का जवाब अनुमान लगाने जैसे कि दूसरी परिस्थिति में दूसरा समीकरण बना तब सटीक और निश्चित जवाब दे पाएंगे। यदि एक ही समीकरण बनेगा और दोनों अज्ञात रहेगा तो नहीं पता कर सकते कि किसको कितना मिला है। तो इस तरीके से समीकरण बनाना है, दो समीकरण और हल करना है तो बन जाएगा। तो आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।